हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में कहा था, जो भी स्टूडेंट अगर मेरी जिस भी सब्जेक्ट को लेके, जैसे कि मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बताया था, एक आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, एक आपका था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और एक था मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जो इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट पे मैक्सिमम कमेंट आते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम वीडियो जो आपके फर्स्ट चैनल का है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो उसी सीरीज का ये जो है आप लोगों का फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग या फिर हरियाणा पॉलिटेक्निक से हो या फिर कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पंजाब पॉलिटेक्निक से, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक या फिर थर्ड सेमेस्टर के किसी भी 3 ब्रांच में, आपका सिविल हो या आपका मैकेनिकल हो या फिर अगर आपका ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, अगर इन तीनों ब्रांच के किसी भी सेमेस्टर के आप लोग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आप सभी स्टूडेंट के जो सिलेबस में एक सब्जेक्ट है जिससे हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स या आप ऐसे मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन दोनों के सिलेबस में जो है काफ़ी माइनर डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो बताऊंगा और देन उसके बाद जो है आज जो है आपका फर्स्ट लेक्चर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, उसमें जो इम्पोर्टेंट है बस मैं आप लोगों को वो बता के लोड बता के और आज के जो ये वीडियो है वही कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर हो जाए तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रह जाता है जो आपका वीडियो से क्लियर ना हो तो आप कमेंट में बताना जो सर ये टॉपिक क्लियर नहीं है। देन जब आपका सेकंड वीडियो आएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट को जो भी वो टॉपिक होगा मैं आपको 100% जो है पहले आके करवाऊंगा। तो पहले तो आप लोग ये समझिए जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो भी सब्जेक्ट है इसमें आपको माइनर सा जो है मैं आपको बताऊँ चेंजिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर स्ट्रक्चर एनालिसिस रहता तब जो है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग काफ़ी कुछ ऐसा है जो कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अलग। इसको लेके भी मैं आप लोगों के लिए किसी दिन एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो क्या डिफरेंस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में और आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस में। बट आज का जो मेरा सिलेबस है वो है आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो पहले तो आप लोग ये समझिए जो कंप्लीट स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका आता है चैप्टर फर्स्ट जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल अगर आपको मैं आपके हाथ में दे दूं तो आप उस मटेरियल को कैसे बताओगे जो ये कौन सा मटेरियल है, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, डक्टाइल है, मेलेबल है या फिर वो कौन से अदर मटेरियल से बना हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ोगे। देन उसके बाद आपका आता है सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में आपके कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, कुछ आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे एलोंगेशन फाइंड करना हुआ या फिर आपसे स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड करना हो गया, तो ये आपके न्यूमेरिकली भी सेक्शन डी में आपसे पूछा जाता है 8 नंबर का। देन आपका है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 बीम है, एक आपका कैंटिलीवर, दूसरा आपका सिंपली सपोर्टेड। आने वाले टाइम में अगर आप लोग फ्यूचर में कभी बीटेक करिएगा तो वहाँ पे आपके पास 2 और बीम ऐड हो जाएंगे। एक आपका है जैसे मान लीजिए फिक्स्ड बीम, और कई बार जो है आपके सिलेबस में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो आपसे ओवर हैंगिंग बीम का भी जो है एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करवाती है। बट डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बस 2 तरीके का बीम काफ़ी है, जिसमें एक का नाम है कैंटिलीवर और दूसरा है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो भी हमारे एसएफडी और बीएमडी का न्यूमेरिकल करेंगे उनके लिए सिर्फ 2 लोड काफ़ी है, एक का नाम है आपका पॉइंट लोड और दूसरे का नाम है यूडीएल। तो ये आप पढ़ोगे एसएफडी एंड बीएमडी वाले टॉपिक में। देन उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपके 8 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद इसके 2 थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देन उसके बाद सेक्शन मॉडुलस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। देन आपका आता है सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग को ही हम प्यार से प्योर बेंडिंग भी कहते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेंडिंग इक्वेशन, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/R। जिस स्टूडेंट का बेंडिंग इक्वेशन क्लियर है उसके लिए बेंडिंग का जो ये चैप्टर है वो ऐसे मान लो हलवा है भाई, बड़े आसानी तरीके से आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। देन आपका आएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है ये सिर्फ सिविल वालों को पढ़ना है। इसमें सिंपल होता है, जब भी हम किसी बीम पे लोड डालेंगे तो बीम पे लोड डालते समय उसमें क्या डिफ्लेक्शन होगा, कितना mm वो बेंड होगा या फिर कितने रेडियन का वहाँ एंगल बनेगा, वही सारा कुछ आप कैलकुलेट करोगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ करना है सिविल वालों को, याद रखिएगा। मैकेनिकल और जो भी स्टूडेंट हमारे ऑटोमोबाइल्स के, आपको ये चैप्टर इसमें नहीं पढ़ना है। देन आपका आएगा कॉलम एंड स्ट्रट। ये भी टॉपिक जो है कॉलम एंड स्ट्रट का, ये भी मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ सिविल वाले स्टूडेंट को पढ़ना है। देन उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट बेंडिंग। मेरे अकॉर्डिंग ये सिविल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स तीनों में है, बट डायरेक्ट बेंडिंग और ये जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है ये सिर्फ पढ़ना है, मैंने बताया सिविल के स्टूडेंट को। और एक आपका आता है टॉर्जन और एक है स्प्रिंग। ये दोनों जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया
सिविल वालों के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और कॉलम एंड ये आपका डायरेक्ट बेंडिंग है। सेम उसी अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल्स के हैं तो आपको 2 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है टॉर्जन और एक है आपका स्प्रिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सब देख लीजिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सब देख लीजिए, एसएफडी बीएमडी सब कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कर लो, सिंपल बेंडिंग सब कर लो। उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सिविल के स्टूडेंट के लिए, कॉलम एंड स्ट्रेस सबके लिए, डायरेक्ट बेंडिंग आपके सिर्फ सिविल वालों के लिए, और टॉर्जन एंड स्प्रिंग ये सिर्फ है मैकेनिकल और सर ने बताया ऑटोमोबाइल्स के लिए। इस टॉपिक को सिविल के स्टूडेंट टच नहीं करेंगे, आपका सिलेबस इजीली निकल जाएगा। आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में, और आप लोग आराम से मेरी क्लासेस को एंजॉय करके पढ़ा करिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना। देखिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इट मीन्स जो आप मुझे कोई भी मटेरियल जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ है, आप हार्डनेस भी पढ़ोगे, आप सॉफ्टनेस भी पढ़ोगे, बट 5 आपको मेन याद रखने हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज है इलास्टिसिटी, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है डक्टाइल, चौथा है मेलिएबल और 5वां है आपका ब्रिटल। अगर आपके पेपर में 5 नंबर में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो बोलिएगा सर आपके टोटल 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहले का नाम है इलास्टिक मटेरियल। पहले अब आप लोग डीप में समझिए इलास्टिक मेटल होता क्या है। मान लो मेरे पास एक ऐसा मेटल है, लेट सपोज मान लीजिए मैंने एक ऐसा मेटल लिया है जिस मेटल पे अगर मैं लोड अप्लाई कर दूं तो उसका लेंथ एक्सटेंड हो जा रहा है, या फिर मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा मेटल है, ठीक है सर, और मैं इस मेटल पे टेंसाइल लोड लगा रहा हूं। आगे पढ़ोगे टेंसाइल लोड क्या होता है। लेट सपोज मान लीजिए इसका लेंथ बढ़ गया, और जैसे ही मैं अपने इस लोड को रिमूव करता हूं, ये बेटा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। इट मीन्स मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास एक बॉडी था, मैंने इस पे टेंसाइल लोड लगाया, जैसे मैंने टेंसाइल लोड लगाया बॉडी की लेंथ घट गई, और जैसे मैंने इस लोड को छोड़ा बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। तो बेटा अगर इस टाइप के कोई भी मेटल अगर आपके हाथ में आ जाए तो समझ जाना वो जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, और जो मेटल आप हाथ में लेके बैठे हो वो मेटल क्या है, सर ने बताया इलास्टिक मेटल है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको एक रबड़ दे दिया हाथ में, मैं कहा बेटा बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो आप उस रबड़ को पकड़ोगे, आप उस रबड़ को पकड़ के खींच गया और आपने छोड़ा, रबड़ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो मेरे बच्चे ये सारे मेटल क्या कहलाएंगे, सर ने बताया इलास्टिक मेटल। इट मीन्स व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बॉडी, जब कभी हम अपने किसी भी बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं, बॉडी चेंजेज इट्स लेंथ, बॉडी ने क्या किया अपना लेंथ चेंज कर दिया। व्हेन वी रिमूव द लोड, जब हमने लोड को रिमूव किया, बॉडी इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो मेरे बच्चों उस मेटल को हम क्या कहते हैं, सर ने बताया इलास्टिक मेटल। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्लास्टिक मेटल। देखो प्लास्टिक मेटल उन सारे मेटल को कहते हैं, आप कुछ ऐसे मेटल के नाम सोचो जिसपे मैंने लोड तो लगाया, बॉडी खिंच तो गया, बट बॉडी कह रहा है अब मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाऊंगा। अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तब तो मेटल कहलाएगा इलास्टिक मेटल। बट मान लो मेरे हाथ में एक ऐसा मेटल है जिस मेटल पे मैंने लोड अप्लाई किया, बॉडी की लेंथ घट गई बढ़ गई, वो एक अलग बात है, इट्स डिपेंड्स ऑन लोड, कॉम्प्रेशन या टेंसाइल। बट जैसे ही मैंने लोड को छोड़ा, मान लो मैंने लोड को छोड़ दिया, अब बॉडी क्या कह रहा है, मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाऊंगा साहब, मैं यहीं के यहीं ठहर गया। अब इट मीन्स वो जो मेटल है उस मेटल को हम पढ़ेंगे, सर ने बताया इलास्टिक मेटल। मतलब प्लास्टिक में अगर मेटल अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है तो मेटल इलास्टिक है, अगर कोई मेटल अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है तो उस मेटल को हम प्लास्टिक मेटल कहेंगे, और उस प्रॉपर्टीज को प्लास्टिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। देन आता है आपका डक्टाइल मेटल। देखो भाई डक्टाइल को लेके 2 थ्योरी दिया गया, अब इन दोनों थ्योरी को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला थ्योरी ये है जो आपके बुक में लिख रखा है, बट लेकिन जब आप आगे कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे मैं आपको आरसीसी पढ़ाऊंगा या अगर मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो वहां डक्टाइल का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो अगर मैंने आपको कोई एक ऐसा मेटल दे दिया या फिर कोई आपने ऐसा मेटल अपने नजरों से देखा है जिसको आप लोड अप्लाई करके या जिसके ऊपर आप लोड अप्लाई करके अगर आप उसे थिन वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, मान लो मेरे पास कोई भी एक ऐसा मेटल है जिस मेटल को अगर मैं थिन वायर में कन्वर्ट कर पा रहा हूं अप्लाइंग अ लोड, तो मेरे बच्चों उस मेटल को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया डक्टाइल मेटल। और सेकंड कॉन्सेप्ट इसका ये है, जो जब भी कोई मेटल ब्रेक होने से पहले, इट मीन्स फेल होने से पहले लार्ज इलोंगेशन करे, फॉर एग्जांपल स्टील क्या होता है, जब आप उस पर लोड अप्लाई करोगे ना तो ब्रेक होने से पहले बहुत ज्यादा इलोंगेट करेगा, तब जाके वो टूटेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पे बताया है।
पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, जो जब भी किसी मेटल पे मैंने लोड अप्लाई किया और अगर वो मेटल थिन वायर में कन्वर्ट हो पा रहा है तो उस मेटल को हम पढ़ेंगे डक्टाइल मेटल। या सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया है, जो अगर कोई मेटल है जो मेटल टूटने से पहले लार्ज इलोंगेशन करे, लार्ज इलोंगेशन बिफोर फेलियर, देन जाके वो ब्रेक हो, तो मेरे बच्चों उस मेटल को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया डक्टाइल मेटल। चौथे का नाम है मेलिएबल मेटल। ये तो काफ़ी इजी है और ये प्रॉपर्टीज भी काफ़ी, ऐसे समझ लो वो सारे मेटल जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है तो सर अगर मैंने इस पे लोड अप्लाई किया या फिर अगर मैं इस पे लोड अप्लाई करूं और अगर ये थिन शीट में कन्वर्ट हो पा रहा है, तो मेरे बच्चों उस मेटल को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया मेलिएबल मेटल। मतलब व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बॉडी, कोई ऐसा बॉडी है जिसपे मैंने लोड अप्लाई किया, बॉडी कन्वर्टेड इन थिन शीट, बॉडी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस मेटल को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया मेलिएबल मेटल। बट व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बॉडी, बॉडी कन्वर्टेड इन थिन वायर, तो उस मेटल को क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया डक्टाइल मेटल। व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बॉडी, बॉडी चेंजेज इट्स शेप, व्हेन वी रिमूव द लोड, बॉडी इन इट्स ओरिजिनल शेप, तो उस मेटल को क्या पढ़ेंगे, इलास्टिक मेटल। बट अगर मैं कोई भी लोड बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूं, बॉडी ने अपना शेप तो चेंज कर दिया बट कह रहा मैं अब ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आऊंगा, तो मेरे बच्चे उस मेटल को क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक मेटल। तो चार मैंने आपको मेटल बताए, पहले का इलास्टिक है, दूसरे का नाम प्लास्टिक है, तीसरे का नाम डक्टाइल है, चौथे का नाम मेलेबल है और पांचवा आपका ब्रिटल है। नाम से पता चल रहा है ब्रिटल, जो मेटल इजिली ब्रेक हो जाए व्हेन वी अप्लाइंग अ लोड। इट मीन्स अगर आपने जितने भी लोड इन सारे चारों मटेरियल पे लगा के जो आपने चेंजिंग देखी है, अगर सेम मटेरियल लोड अगर आप कोई ब्रिटल मेटल पे लगाओगे तो मेटल जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई मैंने एक ऐसा मेटल लिया, मैं कहता हूं इस पे हैमर मारो और ये थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बोलोगे सर वो तो मेलेबल है। लेकिन मैंने एक ऐसा मेटल आपके पास रख दिया, मैं कहता हूं मारो अब उसी जोर से जितना आपने उस पर मारा था, यहां लगाओ लोड, और अगर वो मेटल इजीली ब्रेक हो रहा है तो मेरे बच्चों उस मेटल को क्या पढ़ेंगे, ब्रिटल। फॉर एग्जांपल कॉन्क्रीट जो है वो ब्रिटल बिहेव करता है। और अगर आपको मैं बताऊं एक एग्जांपल याद रखो, ग्लास मतलब कांच जो है वो ब्रिटल है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो क्या करना, एक आध पत्थर लो और अपने घर पे जो भी आपको कांच का दिखे, सबसे आसान है टीवी का स्क्रीन, उस पर मार के देखो, आपको एग्जाम्पल पता चल जाएगा जो टीवी का जो स्क्रीन है उसको हम ब्रिटल मेटल क्यों कहते हैं। अब ऐसा अप्लाई मत करना, मैं बस मजे ले रहा हूं। अब आपको बताता हूं एक अगला टॉपिक है लोड। अब बोलोगे सर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बाद डायरेक्ट आप लोड पे क्यों आ गए, इसका मेन दो कॉन्सेप्ट है। आप बार बार देख रहे हो मैं एक वर्ड का यूज अप्लाई कर रहा हूं, व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बॉडी, व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बॉडी। तो अरे सर पहले ये तो बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोड, लोड होता क्या है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास कोई मार्कर है, मान लो ये मार्कर ना कह के आप इसे कह दो कॉलम, और अगर मैं इस मार्कर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी, ये कोई बॉडी है और अगर मैं इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मेरे बच्चों, तो इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या पढ़ते हैं, सर ने बताया लोड। सिंपल सा एग्जांपल, मैंने एक बार स्टूडेंट से पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय लोड, कहता सर लोड इज नोन एज लोड, लोड इज कॉल्ड लोड। नो, व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जांपल मान लो सर ये मेरे पास कोई कॉलम है और इस कॉलम पे अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स P लगा रहा हूं, तो मेरे बच्चों ये जो एक्सटर्नल फोर्स P है वो इस कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, सर ने बताया लोड, इसलिए हम लोड को P से इंडिकेट करते हैं। एक बार मैंने एक पेपर में पूछा था जो भाई आप बताइए लोड की यूनिट क्या होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम किसी बॉडी पे लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। और यही फोर्स क्या कहलाता है, जब किसी बॉडी पे लगता है तो लोड, तो मेरे बच्चों लोड की यूनिट भी क्या होगी, सर ने बताया न्यूटन। तो इट मींस अगर आपसे मैं पूछ लूं व्हाट डू यू मीन बाय लोड, तो व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी देन दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड लोड। और अगर मैं आपसे पूछ लूं लोड की क्या यूनिट है, सर ने बताया न्यूटन। अगर आपसे कोई पूछ लेता लोड की यूनिट न्यूटन ही क्यों है, तो बोलना सर आपने ही तो बताया जब कभी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं तो वही एक्सटर्नल फोर्स लोड कहलाता है। अब आ जाइए लोड के टाइप अकॉर्डिंग टू इफेक्ट। देखिए अगर आप अपने बुक में देखोगे तो लोड के दो टाइप दे रखे, एक का नाम है डायरेक्ट और एक का नाम है शेयर। और डायरेक्ट में उन्होंने दो टाइप दे रखा है, पहले का नाम है कॉम्प्रेशन, दूसरे का नाम है सर ने बताया टेंशन, टेंसाइल लोड। बट मैं आपको तीन तरीके का लोड बता रहा हूं, एक का नाम है कॉम्प्रेसिव, दूसरे का नाम है टेंसाइल और तीसरे का नाम है शेयर। और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल। अब बोलोगे सर अब हमारा कॉम्प्रेसिव लोड क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा बॉडी रखा हुआ है, ठीक है सर, या कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इस पर कोई ऐसा लोड लगा रहा हूं जो मुझे लग रहा है सर
जो अगर मैं ये लोड लगाऊं तो बॉडी की लेंथ डिक्रीज हो सकती है, इट मीन्स घट सकती है। तो उस कंडीशन में जो लोड लगेगा वो लोड क्या होगा, सर ने बताया कॉम्प्रेसिव लोड। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है सर, ये मार्कर है। अब मैं इस मार्कर को पकड़ रखा हूं और मैं इसे कॉम्प्रेस्ड कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो अगर मैं बाहुबली होता तो भाई इसको मैं दबा देता। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दबे या ना दबे वो एक अलग बात है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट अगर मुझे लग रहा है जो मैं इस तरीके का लोड लगाऊं तो मेरे बच्चों बॉडी का लेंथ डिक्रीज हो सकता है, होना नहीं होना वो एक अलग बात है। बट अगर आपको फील हो रहा है जो ऐसा हो सकता है तो मेरे बच्चों उसी लोड को हम क्या कहते हैं, compressive load. It means when we apply load on a body decreases its length, then this load is called compressive. और अगर मैं कोई ऐसा लोड लगाऊं जो मुझे लग रहा है सर अगर मैंने ये लोड की बॉडी पे लगा दिया तो 100% चांस है बॉडी की लेंथ बढ़ सकती है। बढ़ना ना बढ़ना वो एक अलग बात है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक स्टील का सरिया लिया, अब मैं सरिया को पकड़ के खींचूं, तो आप बताओ इस कंडीशन में अगर मेरे में इतना एनर्जी रहता तो मैं इसको पकड़ के खींच देता, इसकी लेंथ बढ़ जाती। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जो अगर मैं इस तरीके का लोड लगाऊं तो बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो सकती है, तो मेरे बच्चे उसी लोड को क्या पढ़ा जाएगा, टेंसाइल लोड। इट मींस व्हेन वी अप्लाई लोड ऑन ए बॉडी इंक्रीजेज इट्स लेंथ, then this length is called tensile, और when we apply load on a body decreases its length, then this length is called compressive। और अगर कोई लोड जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो उस लोड को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया shear लोड। इट मींस कोई ऐसा लोड है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक ऐसा बॉडी रखा हुआ है, अब आपने देखा होगा बुक में डायग्राम है एक ये, और ये बॉडी ऐसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका एक लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है और जो इधर से लग रहा है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। अगर लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो तो मेरे बच्चे इसी लोड को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया shear लोड। बट अगर आप देखिए कॉम्प्रेसिव लोड का लाइन ऑफ एक्शन सेम, टेंसाइल लोड का लाइन ऑफ एक्शन सेम, इसलिए मेरे बच्चों टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव लोड को डायरेक्ट लोड कहा जाता है और shear लोड को अलग रखा जाता है। इट मींस अगर किसी भी लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास कोई बॉक्स है, मैं एक लोड ऐसे लगा रहा हूं और मान लो दूसरा लोड ये लग रहा है, तो देखिए इसका पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सर ने बताया डिफरेंट है। जब भी इस तरीके का लोड लगे तो उस लोड को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया shear लोड। अब बात की जाए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन लोड के 3 टाइप है, पहले का नाम पॉइंट लोड, दूसरे का नाम यूडीएल, तीसरे का नाम यूवीएल। पहले समझो पॉइंट लोड क्या होता है। मान लो मैंने एक ये कोई बीम लिया, ठीक है सर, और अगर मैं इस बीम पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे लोड लगा रहा हूं, व्हेन वी अप्लाई लोड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, मान लो ये कोई बीम है और इस बीम के मैं सिर्फ एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लोड लगा रहा हूं, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे लोड लगा रहा हूं, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे लोड लगा रहा हूं, तो मेरे बच्चों इस लोड को क्या पढ़ा जाएगा, सर ने बताया इस लोड को हम पढ़ेंगे पॉइंट लोड। और अगर मैं कोई भी लोड इक्वल लोड इन इक्वल स्पैन लगाऊं, इक्वल लोड लग रहा है इक्वल स्पैन में, इक्वल लोड लग रहा है इक्वल स्पैन में, तो उस लोड को पढ़ा जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। व्हेन वी अप्लाई एनी लोड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट देन दिस लोड इज कॉल्ड पॉइंट लोड। व्हेन वी अप्लाई इक्वल लोड इन इक्वल स्पैन देन दिस लोड इज कॉल्ड यूडीएल। और जब कभी मैं कोई भी लोड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, इट मींस ये मान लो मेरे पास बीम है और अगर मैं लोड इस अकॉर्डिंग लगा रहा हूं भाई बढ़ते क्रम में, है ना, या फिर अगर मान लो मैंने घटते क्रम में लोड लगाया तो इस लोड को क्या पढ़ा जाएगा, सर ने बताया यूनिफॉर्मली वी फॉर वेरिंग एल फॉर लोड। यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड जब कभी मैंने कोई भी लोड एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लगाया, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास मार्कर है और मार्कर पे मैंने एक ऐसा काम किया, सिर्फ एक लोड लगाया एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट लोड। अगर मैं इस पूरे मार्कर के इक्वल लोड पे इक्वल स्पैन लगाऊं तो ये क्या कहलाएगा, यूडीएल। और अगर मैं लोड बढ़ाता जाऊं तो वो लोड क्या कहलाएगा, सर ने बताया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये था आज का आपका टॉपिक। कल से आपका होगा स्टार्ट स्ट्रेस। और आप लोगों से मैं एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताना क्या आपका टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। और अगर आपको अपने सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे तो पहले कमेंट में बताना और देन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। तो इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्टेज और स्टेन पे। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।